अगर आप 30s 40s या उससे भी कम उम्र की हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कुछ एक ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हमें हमारी 40s से पहले सीख लेनी चाहिए। ये ऐसी बातें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को बेहद ही आसान, स्टेबल, सिक्योर एंड सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करती हैं। नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 6 फाइनेंशियल माइंडसेट लर्निंग के ऊपर। ये ऐसी बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान, स्टेबल, सिक्योर, आपका जो गोल है, आपके जो फाइनेंशियल डिसीजन हैं उन्हें लेने में हेल्प करेगी। वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारी सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग आती है अवॉइडिंग मनी कन्वर्सेशन। आपने अंकुर वारिजुकू की मनी मैटर सीरीज या ऐसे बहुत सारे रियल एग्जाम्पल देखे होंगे। अधिकतर लोगों की अच्छी खासी सैलरी होने के बावजूद वो EMI, डेट, इन सब के चंगुल में फंस जाते हैं एंड इस दलदल में इतना धंस जाते हैं कि उन्हें लगता है कि हमारे पास अंतिम ऑप्शन सुसाइड बचा है। एंड ऐसा लोग करते भी हैं। आप सबको पता है रीज़न क्या रहता है, कारण क्या रहता है? क्योंकि हमारे मध्य वर्गीय परिवारों में जब एक व्यक्ति जॉब लगता है तो ये जॉब एक लगता है, लेकिन ये सारे परिवार वाले ये चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमारी सारी जो नीड्स हैं, जो हमारी डिमांड है वो पूरी करेगा। एंड ये अपनी एक्सपेक्टेशन है उन्हें बढ़ा लेते हैं। एंड ये बेचारा एक व्यक्ति अपने जो पैसे के अभाव से, माता पिता हैं उनके सपने अधूरे रहे हैं, अपने छोटे बड़े बहन भाई की एजुकेशन फीस, यूटिलिटी बिल्स, अपनी बीवी बच्चों की जो डिमांड है, जो खर्चे हैं उन्हें पूरे करने में जुट जाता है। जब कमी रहती है तो ये क्रेडिट कार्ड, EMI, पर्सनल लोन का ऑप्शन सिलेक्ट करता है एंड इस दलदल में धंसता जाता है। लेकिन आपने जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बारे में अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करनी है। आपने बातचीत करनी है कि मेरी इतनी सैलरी है, इतनी हमारी यूटिलिटी बिल्स जा रही हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, बिजली का जो फ़ोन का बिल है, या ऐसे बहुत सारे बिल्स होते हैं। आपने डिस्कशन करना है कि ग्रोसरी में हमारा इतना खर्चा जा रहा है, एजुकेशन में, मेडिकल में, कोई लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है तो उसकी कितनी किस्त जा रही है, कोई लोन ले रखा है तो उसकी कितनी EMI जा रही है। इन सब के बारे में आपने स्पष्ट रहकर डिस्कशन करना है, क्योंकि कई बार हमें ये लगता है कि यदि हम पैसे के बारे में अपने परिवार वालों के साथ विचार साझा करेंगे तो वो लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, वो लड़ाई झगड़े का कारण नहीं बनेगा। यदि आप चुप रहोगे, आप डिस्कशन नहीं करोगे तो वो आपके परिवार में आपके ऊपर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब का कारण बन जाएगा। भविष्य में झगड़े का कारण जरूर बनेगा। इसीलिए आप जितने भी फाइनेंशियल जो डिस्कशन होता है अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें। और परिवार वालों को इस बात को बखूबी समझना है कि भले ही पैसा कमाने की जिम्मेदारी इस एक व्यक्ति की हो सकती है, लेकिन ये एक व्यक्ति जितना पैसा कमाता है उसे सही व्यवस्थित तरीके से खर्च करने की जिम्मेदारी पूरे परिवार की बनती है। परिवार वालों ने अपनी एक्सपेक्टेशन है उन्हें कंट्रोल में रखना है एंड इस व्यक्ति ने अपने परिवार वालों के साथ जो अपनी वित्तीय स्थिति है उसके बारे में विचार विमर्श जरूर करना है। हमारी दूसरी लर्निंग आती है थिंकिंग हायर इनकम विल फिक्स एवरीथिंग। हमें बहुत बार ये लगता है कि यदि हमारे घर बहुत सारा पैसा आ जाएगा, हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान हमें मिल जाएगा, लेकिन ये सच नहीं है। बिकॉज इनकम अलोन कैन नॉट सॉल्व मनी प्रॉब्लम। हमें ये लगता है कि इनकम आएगी तो हमारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही इनकम आती है वो अपने साथ खर्चे भी लेकर आती हैं। बिकॉज फाइनेंशियल फ्रीडम डज नॉट इक्वल टू इनकम। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा। हमें समझना होगा कि जो हमारा लीकेज है, जो हमारी बैड फाइनेंशियल हैबिट्स हैं, हमें उन्हें सुधारना है। जैसे मान लो आप बिना किसी सोचे समझे, बिना प्लानिंग के खर्चा कर देते हो, आप दूसरों का देखकर महंगे गैजेट खरीदते हो, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका लाइफ इंश्योरेंस नहीं है और न ही आप उनकी तरफ ध्यान देते हो, आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने अपनी भविष्य में रिटायरमेंट प्लानिंग है उसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं कर रखी है, तो आपने इन सब चीज़ों पर काम करना है। जैसे मान लो आपके घर में एक वाटर टैंक है, उसमें लीकेज है,
आप चाहे जितना मर्जी पानी भरो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो उसी प्रकार से हमें काम किसके ऊपर करना है, लीकेज के ऊपर। यदि आपने अपने भविष्य में फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको आपकी जो बैड फाइनेंशियल हैबिट्स हैं उन्हें सुधारना होगा। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी लर्निंग, इग्नोरिंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन। इस भाग दौड़ की दुनिया में समय के अभाव के कारण साथ ही हम हमारे परिवार वालों के ऊपर, रिलेटिव के ऊपर भरोसा बहुत करते हैं और हमें लगता है कि हमारा भरोसा ही बहुत है और इसी को हम मद्देनज़र रखते हुए हम उनके साथ लेन देन कर लेते हैं। पैसों का है, ज़मीन जायदाद का है या कोई महंगा गैजेट है, गहने हैं, उन सब का लेन देन कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए कि आप तो उस पर भरोसा करते हो, लेकिन वो व्यक्ति आपके भरोसे के ऊपर कितना का कायम रहेगा इसकी क्या गारंटी है। इसीलिए आपने जो जितने भी छोटी बड़ी कोई भी ट्रांजैक्शन है मनी के बारे में, आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए एंड आपका जो रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट है, आपने उसे व्यवस्थित तरीके से संभाल कर रखना है ताकि जब भी ज़रूरत हो आप वो अपना डॉक्यूमेंट है फटाफट से निकाल पाओ एंड आपका जो प्रॉब्लम आई है उसका आपको फेयर सॉल्यूशन मिल पाए। तो आपने डॉक्यूमेंटेशन को इग्नोर नहीं करना है। दूसरा, इसी में जो आपके जितने भी अकाउंट है फाइनेंस से रिलेटेड, आपका सेविंग अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है, आपका म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्टमेंट है, एफडी है, उसके अंदर आप नॉमिनी को अपडेट नहीं करवाते। आपको ये लगता है कि अभी क्या जल्दी है, लेकिन आज की डेट में हज़ारों लाखों ऐसे अकाउंट हैं जिनमें पैसा है वो फ्रीज हुआ पड़ा है क्योंकि नॉमिनी था वो था ही नहीं। तो इसीलिए आपने जब भी आप अपना अकाउंट बनाते हो आपने नॉमिनी को सिलेक्ट करना है एंड उसे अपडेट भी करवाना है। आपने जो KYC अपडेट होती है उसे करवाना है। जो आपका हेल्थ का एंड आपकी लाइफ का इंश्योरेंस है, यदि रिन्यू का मैसेज आता है तो आपने उसे रिन्यू करवाना है, बिकॉज़ यदि आप ऐसा नहीं करवाते हो तो आपको वो बेनिफिट है नहीं मिलने वाला। एंड बहुत सारे ऐसे हमारे फ़ोन में ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मैसेज आते हैं जिन्हें हम समय के अभाव के कारण इग्नोर कर देते हैं। आपने ऐसी गलती नहीं करनी है। हज़ारों बार ऐसा पाया गया है कि व्यक्ति के फ़ोन में ट्रांजैक्शन का मैसेज आता है लेकिन इस व्यक्ति ने ट्रांजैक्शन नहीं की थी, इसने मैसेज को इग्नोर कर दिया एंड बाद में इसे अपनी गलती का पछतावा करना पड़ा। तो बाद में तो देखो कुछ भी नहीं मिलता। तो आपने हाथों हाथ जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड मैसेज आते हैं, आप रात को एक टाइम फिक्स कर सकते हो कि पूरे दिन में जितने भी मैसेज आए हैं रात को इस समय से इस 5 मिनट 10 मिनट आप फिक्स कर लीजिए। उसमें आपने जितने भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आपके जो मैसेज आते हैं उन्हें आपने चेक करना है। हमारी चौथी लर्निंग, कई बार रेंट पर चीज़ें लेना भी सही साबित हो सकती है, लेकिन आज के इस दौर में हमें लगता है कि जिस व्यक्ति के पास महंगी गाड़ी है, महंगा घर है, खुद का गैजेट है, वही व्यक्ति सफल है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। असल में सफल व्यक्ति कौन है? जो वाइजली डिसीजन लेता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसकी नेटवर्थ इतनी नहीं है कि वो 20 लाख की गाड़ी ले पाए, लेकिन वो 20 लाख की गाड़ी लेता है EMI के थ्रू। तो वो व्यक्ति 20 की बजाय 10 लाख की भी गाड़ी ले सकता है या टैक्सी का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। एक व्यक्ति ऐसा है जो महीने में 1-2 बार मुश्किल से गाड़ी यूज़ करता है, तो उसे गाड़ी पर 20 लाख रुपये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है यदि उसका जो फाइनेंशियल स्थिति है वो 20 लाख के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे मान लो एक व्यक्ति कई करोड़ों की संपत्ति पर है, तो वो 20 लाख रुपए की क्या वो 40 लाख रुपए की गाड़ी ले सकता है, चाहे वो उसका यूज़ कम करे या ज़्यादा करे। लेकिन आपके पास पैसा इतना नहीं है, फिर भी आप अपनी चद्दर से बाहर जाकर वो गाड़ी परचेज़ कर रहे हो, तो वो आपके लिए गलत साबित हो सकता है। जैसे मान लो दूसरा हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको कोई टेम्परेरी तौर पर सेटअप करना है, आपको कैमरा चाहिए, आपको लैपटॉप चाहिए, आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए या कोई अन्य महंगा गैजेट चाहिए, तो उसे आप रेंट पर ले सकते हो। हमारी 5वीं लर्निंग आती है सेविंग्स, जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था। होता क्या है कि जैसे ही हमारे घर पैसा आता है, हम ये सोचते हैं कि पहले हम ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करते हैं, फिर जो पैसा बचेगा उसकी हम बचत करेंगे। लेकिन इस प्रकार से यदि आप करते हो तो आपका फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन नहीं रहेगा। आपकी जो फाइनेंशियली फ्री होने की जर्नी थी उससे आप भटक जाओगे। तो इसीलिए आपने जैसे ही आपके घर पैसा आती है उसे अलग अलग अकाउंट, ऑटोमेटिक अकाउंट में डाल देना है। जैसे मान लीजिए आपने 3 अकाउंट जनरेट कर लिए, एक आता है सेविंग का, एक आता है इमरजेंसी फंड का एंड तीसरा आता है
हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का अकाउंट 50,000 रुपये आपकी महीना तनख्वाह है तो आप 20,000 रुपये अपने सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए, 5,000 रुपये आप अपने इमरजेंसी फंड में डाल दीजिए। अब आपके पास 35,000 रुपये बचते हैं। तो 35,000 रुपये में आपने अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आपका ग्रोसरी है, जो आपका हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जाता है, बच्चों की फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, यूटिलिटी बिल्स हैं, उन सबको मैनेज करना है। एंड जो पैसा बचता है उसमें से आप अपना शौक पूरे करने में लगा सकते हो। तो इस प्रकार से आपने ऑटोमेटिक एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि जैसे ही आपकी सैलरी आए वो भागों में बंट जाए एंड सही अकाउंट में जितना पैसा आप डालना चाहते हो उतना पैसा चला जाए। और ऐसा करने से आपके जीवन में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा। जितने भी वेल्थी रिच लोग होते हैं वो इसी प्रकार से अपने अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेकर आते हैं। फिर जो उनकी जर्नी थी, जो गोल था, उसे टारगेट पॉइंट बनाकर उस जर्नी को तय करते हैं। हमारी छठी और लास्ट लर्निंग आती है जिसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक है राम और दूसरा है श्याम। जो ये राम है और श्याम है दोनों एक साथ जॉब करते हैं, लेकिन राम है ये अपना जो जॉब है, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, उसी पे संपूर्ण रूप से निर्भर है। लेकिन जो ये श्याम है इसके पास 2-3 घंटे का जो समय मिलता है उसमें ये अपनी लर्निंग करके, स्किल एक्वायर करके, नॉलेज एक्वायर करके अपना एक छोटा बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। फिर दूसरा, फिर तीसरा, धीरे धीरे करके इसने 2-3 सेटअप स्टार्ट कर रखे हैं। खुदा ना खास्ता जब इन दोनों की जो परमानेंट सोर्स ऑफ अर्निंग थी वो समाप्त हो जाती है किसी भी कारणवश, तो ये जो राम है ये सफ़र करेगा क्योंकि इसका ध्यान सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने पर नहीं था। लेकिन जो ये श्याम है ये सफ़र नहीं करेगा बिकॉज इसने बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस बना रखे हैं जिससे इसके पास आय आती रहेगी। तो यदि आपने अपने जीवन में सफल बनना है, आपके पास 2-3 घंटे का टाइम रहता है, तो उस समय में आप अपना जो स्किल है उसे इम्प्रूव कर सकते हो, आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हो एंड अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने 6 फाइनेंस माइंडसेट लर्निंग के ऊपर बात की है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन 6 में से आपको सबसे बेहतरीन पॉइंट कौन सा लगा एंड किस पॉइंट को आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।